कि किस तरह से दोनों पक्ष अपनी अपनी जो कोशिशें हैं वो लगातार कर रहे हैं और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज यही हमारा विशेष का भी विषय है। हमारा आज का विशेष है एनडीए का विस्तार, इंडी में तकरार। आज का हमारा विशेष है एनडीए का विस्तार, इंडी में तकरार, कि किस तरह से एनडीए का विस्तार हो रहा है और इंडी गठबंधन में तकरार और असंतोष जो है वो बढ़ी है। इसलिए आज का हमारा विशेष का यही विषय है, एनडीए में का विस्तार, इंडी में तकरार। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, और आप कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जयराम विप्लव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयराम विप्लव जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में अनिल बंसल जी, मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर। अनिल बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर राहुल लाल आपके साथ शुरुआत करना चाहें, आज जिस तरह से जो घटना हुई बिहार में कि 3 सीटें खुद ले ली, 1 सीट माले को दे दी और कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया, किस तरह से ये जो पूरी एक लानत मलानत करने पर उतारू है जो सहयोगी दल हैं, कितना झुकेगी कांग्रेस? देखिए, इस पूरे गठबंधन में सबसे पहला तो जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति, तो मैं आपको कहूं कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल चट्टान की तरह एकता से के साथ मजबूत है। किस तरह से मजबूत है ये भी बताते चलिएगा साथ साथ जी। मैं बिल्कुल देखिए, बिहार में जो तमाम तरह की चीजें हुई हैं, देखिए जो टीम इंडिया बनी है वो लोकसभा चुनाव के लिए बनी, वो जो उससे इतर जो तमाम चुनाव हो रहे हैं अभी उसके लिए वो नहीं है, वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। और वहां पे बिहार के गठबंधन में टिकटों को बंटवारा को लेके, तमाम अन्य प्रकार के चीजों को लेके कोई भी किंतु परंतु की स्थिति नहीं। लेकिन आप देख लीजिए, अब बिहार में ही अगर देखिए, जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो बिहार में दूसरे पहलू में देख लीजिए कि वहां पे एनडीए में 6 घटक टोटल, भारतीय जनता पार्टी सहित 6 घटक दल हो जाते हैं। अभी तक आपने कहा चट्टानी एकता के साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में किस तरह से एकता दिख रही है, पंजाब में किस तरह से दिख रही है, बिहार का आप विस्तार तो बता ही रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये विधान परिषद के लिए नहीं जुड़े हुए हैं, लोकसभा के लिए जुड़ेंगे। तो केवल एक राज्य हो तो देखा जाए, आप किस तरह से, अब आप बताएंगे जो उसके जनक थे वही उनका साथ छोड़कर चले गए और उसके बाद कितने और साथी जा चुके हैं, तो कैसी हुई चट्टानी एकता? ये देखिए, वो तो पुरानी बात हो गई कि जनक छोड़ के चले गए। वो देखिए, जनक तो छोड़ के जिधर चले जा रहे हैं उधर उनको नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, तो वो अच्छी बात है कि वो इधर से गए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए खेमे में नीतीश जी गए, तो नीतीश जी के साथ तमाम कमियां खामियां वो भारतीय जनता पार्टी अब उसका लेखा जोखा बनाए, तो वो एक तरह से। लेकिन आप भी, मैं कहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन राहुल लाल जी, मैं एक लाइटर नोट पर कह रहा हूं कि आप भी पैतरे बहुत अच्छा बदलते हैं, क्योंकि जब आपके साथ में ये चर्चा हम लोग अक्सर करते रहते थे और आप नीतीश कुमार के पक्ष में जो कसीदे गढ़ते थे, आज आपने जिस तरह से यू टर्न मारा है, मैं क्या ही कहूं। चलिए अपनी बात आपको बताइए जी। देखिए, मैं कह दूं, देखिए उनके कई तरह की चीजें हमें अच्छी लगती थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान उस समय जो दिया था, मैंने उस समय भी आपके कार्यक्रम में खंडन किया था कि वो बयान पूर्णतः अशोभनीय है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बड़ा तगड़ा विरोध किया था। आज जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप उस बयान को आप मानने के लिए तैयार हैं, तो उन लोगों ने यही बयान दे रहे हैं कि अब क्या किया जाए, मोदी जी और अमित शाह जी ने निर्णय ले लिया है, तब उस बयान का हम लोग क्या करें, उनके साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। तो मजबूरी देखिए बीजेपी को, महिला विधायकों की, वो खुल के नीतीश कुमार जी की आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन आपके मूल मुद्दे पे मैं आ जाऊं कि देखिए, यहाँ पे बिहार में जो तमाम, जो यूपीए जो तमाम इंडिया के घटक है वो तो जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक चाचा भतीजा का लड़ाई नहीं सुलझा पाई है। गृह मंत्री जी अमित शाह जी को देखिए महाराष्ट्र की यात्रा करनी पड़ी है, वहां पर भी सीट की स्थिति क्लियर नहीं हुई है। और जो लोग राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी वायनाड से तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की सूची जारी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की सूची जारी होगी तो उनकी वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी कि रायबरेली से कौन लड़ रहा है और अमेठी से कौन लड़ रहा है। तो वो 2 जगहों पे कांग्रेस, मैं अभी भी कह दूं कि 17 सीट जो मिली है उत्तर प्रदेश में, कम से कम मैं प्रथम दृष्टि, अभी कांग्रेस ने सीटें घोषित नहीं की है, लेकिन प्रथम दृष्टि आई कम से कम आधा दर्जन सीटें हमें मिलते हुए नजर आ रही है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से।
अच्छा, चलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं इस पर कमेंट अगर करना होगा तो जयराम विप्लव जी करेंगे। जयराम विप्लव जी, आपने सुना राहुल लाल को, उनकी बातों को तो आप जवाब देंगे ही। आपको लगता है कि एनडीए ने कोई एक निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई है, जिस तरह से आज आपने देखा कि टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ में हुआ, या फिर हम उड़ीसा की जो राजनीति है उसकी बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दूसरे सहयोगियों को साथ जोड़ी है, अब कम से कम 42-41 सहयोगी एनडीए के हो गए हैं। देखिए, जोड़ वही टिकता है जहां पर उसकी धुरी मजबूत हो। गठबंधन को जब आप जोड़ने निकलते हैं ना, तो नेतृत्व जब मजबूत होता है और जहां पर जनता का मत लोगों को दिखाई पड़ता है, लगता है जनादेश यहां है, जनता इसको पसंद कर रही है, उसी नेता के साथ लोग जाना चाहते हैं। इसलिए एनडीए का गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विस्तार लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ 24 दलों वाला एक गठबंधन जो 4 बैठकों के बाद केवल 4 दलों का गठबंधन रह गया है। आज घोषित तौर पर केवल केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये 4 लोग ही बचे हैं। अब आप एक चीज और देख लीजिए, नहीं बीच में मत बोलिए प्लीज राहुल जी। हेमंत सोरेन का नाम खाली जोड़ा था, रखिए ना भाई प्लीज। मैंने सुना ना आपको, ये तरीका ठीक नहीं है। अब सुनिए, उसके बाद आप एक चीज जान लीजिए कि इस पूरे 2024 के चुनाव का सबसे सटीक आकलन अगर किसी ने किया है ना उसके परिणाम का, तो उसका सबसे सटीक आकलन और अनुमान लगाया है आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। और इसलिए सोनिया गांधी जी ने अपनी पारंपरिक सीट पर खुद प्रत्याशी होने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि उनको परिणाम मालूम था। इसलिए वो राज्यसभा के दरवाजे से सदन पहुंची हैं। मैं उनकी बुद्धिमत्ता के लिए और कांग्रेस पार्टी के उनके जो सलाहकार है उन सबको बधाई देता हूं। महिला के ऊपर ऐसी टिप्पणी सही नहीं है। अरे बीच में मत बोलिए भाई। अरे मैं कह रहा हूं तो बुजुर्ग महिला। अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए। ठीक है, देखिए वो एक राजनीति को लेकर वो कह रहे हैं। आपकी बारी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा। राहुल लाल जी, आपकी बारी आएगी तो जवाब दीजिएगा। बीच में बोल करके ऐसे ही डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। अरे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैंने तो खाली बोला था कि हेमंत सोरेन का नाम बोलना भूल गए थे आप। और आप मेरे ट्विटर पर जोड़ दिया जा रहा है भाई। राहुल गांधी का ट्विटर बन जाइए, राहुल गांधी को बताइए एमआरपी क्या होती है, उनका ट्यूशन लेंगे ना, आपको भी कुछ लाभ होगा, कुछ उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। मुझे मेरे समय में बोलने दीजिए। मुझे ठीक से पता है किन शब्दों का प्रयोग किन के लिए किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ये सब बातें ना करे। मोदी जी के लिए, उनके परिवार के लिए लगातार क्या बोल रहे हैं, अभी जो रिपोर्ट में भी दिखाई जा रही थी, आपके गठबंधन के साथी क्या बोल रहे हैं। राम का विरोध करते करते भारत के टुकड़े करने की बात ए राजा जैसे लोग कर रहे हैं। उस गठबंधन के लोग बैठ करके नैतिकता, राष्ट्रभक्ति और सुचिता की राजनीति का पाठ ना पढ़ाएं। आज इंडी गठबंधन तार हो चुका है, केवल 4 दल बचे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विस्तार ले रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम है और जनता का विश्वास किसके साथ है। आज जो काम हुए हैं उन काम के बल पर नरेंद्र मोदी जी और एनडीए चुनाव में जा रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ए राजा, चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, राहुल गांधी, इन सब के बयान सुन लीजिए। देश की जनता के मुद्दों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल हिंदुत्व विरोध, मोदी विरोध, भाजपा विरोध और भारत विरोध तक पहुंच गए हैं। इनके बयानों को सुन करके इनको पाकिस्तान में जरूर कुछ वोट मिल सकता है, भारत में नहीं मिलेगा। जी अनिल बंसल जी, आप इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं और जो अभी जो परिदृश्य है इंडी वर्सेस एनडीए, अगर इसमें देखा जाए जिस तरह से बीजेपी लगातार जो अपने सहयोगी हैं उनको जोड़ रहा है, जो पुराने सहयोगी हैं उनको वापस लेकर के आ रही है, कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो चुनावों के घोषणा से पहले दोनों दल बनाने की कोशिश में है और शायद इसमें एनडीए एक लीड ले रही है। आपको क्या लग रहा है, ये किस ओर जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, जब अभी आपने कहा जो जनक थे उन्होंने जो बात कही थी वो एक थोड़ी मजबूत बात थी। उनका दावा था कि इंडी गठबंधन के बनाने के पीछे एनडीए के एक उम्मीदवार के मुकाबले एक विपक्ष का उम्मीदवार देने की उनकी मंशा थी जी। तो ऐसा होता तो हो सकता है लड़ाई कुछ रोचक होती, कांटे की होती और कुछ सीन बदल सकता था या उसमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन वो खुद चले गए। उसके बाद आपस में बिखराव हो रहा है, कहीं आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, कहीं नहीं है।
तो जो हमारे भाई साहब ने कहा, लाल साहब ने, जी। कि वो लोकसभा के लिए है, तो लोकसभा के लिए पंजाब में नहीं है, लोकसभा के लिए दिल्ली में है। तो विरोधाभास तमाम तरह के हैं, और कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है उससे लगता है कि इंडी गठबंधन के बजाय जो पुराना यूपीए चला आ रहा है, जी। एक तरह से कमोबेश वही रह जाएगा। ये यूपीए बनाम एनडीए की लड़ाई होगी। जी। और जो तटस्थ दल थे, जैसे चंद्रबाबू नायडू, या वो पहले राजग में थे, फिर छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए थे, और अभी वो एनडीए में आ गए हैं। इसके अलावा जो पिछले 2009 से अलग हो गए थे भाजपा से, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, मुझे लगता है उनको ये लाभ लगता है कि अगर वो लोकसभा चुनाव के साथ वहां विधानसभा चुनाव होता है, तो जो समझौता बीजेपी का उनका हो रहा है, लोकसभा में बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ेगी, विधानसभा में उनको ज्यादा सीटें देगी, तो वो एक नया कीर्तिमान कायम करने वाले हैं। छठी बार मुख्यमंत्री बनके जो देश में पवन चामलिंग का रिकॉर्ड है उसको वो तोड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है उनको भी अपना इंटरेस्ट है, और बीजेपी को भी इंटरेस्ट है कि संसद में ज्यादा सीटें आए, ज्यादा सहयोग। एक बात और पवन बंसल जी, एक बात और मैं बस एक बात और कहूंगा। भाजपा को वैसे तो जो 303 सीटें पिछली बार आई थी, किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है सरकार बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक जो आपने मनोवैज्ञानिक बात कही, और दूसरी जो विपक्ष का गठबंधन है उसको कमजोर करने के लिए भी एक मंशा हो सकती है। और सबका विश्वास, सबका साथ, सब ये जो एक तरह से चुनौती ही ना हो कहीं, जो 400 पार का लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है इसलिए भी एनडीए का विस्तार। लेकिन मैं जो बात दरअसल उठाना चाह रहा हूं कि स्टूप डाउन टू लोवेस्ट लेवल, आपने देखा कि परिवारवाद पर परिवार की जब बात कही लालू प्रसाद यादव ने, तो क्या कुछ कहा, शायद उसको दोबारा रिपीट करना ठीक नहीं होगा। आज आपने सुना होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने हिटलर के साथ में तुलना की। तो ये जो बयानबाजी है, ये क्या फ्रस्ट्रेशन में दी जा रही है, क्या सोच समझ कर नहीं दिए जा रहे हैं, और ये एक विषाक्त वातावरण पैदा कर रहे हैं चुनावों में? ये कोई भी दल करे, निराशा वजह हो, कुंठा हो, हताशा हो, वो अलग बात हो गई, लेकिन राजनीति में शब्दों की मर्यादा, आरोप प्रत्यारोप की मर्यादा और विरोध की मर्यादा होनी चाहिए। व्यक्तिगत के बजाय हम सिद्धांतों पर बात करें, सरकार के कार्यक्रमों की आलोचना करें, नीतियों की आलोचना करें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है, और अपना एजेंडा दें। यही इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा विरोधाभास रहा, वो मुझे लगता है यही रहा कि हमने मूल आधार ही ये रख लिया कि हमारा मकसद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है। तो इस तरह से ये नकारात्मक जब हमने आधार लिया, हमको कहना था कि हम नरेंद्र मोदी से बेहतर एक सरकार पेश करेंगे, इस एजेंडा के साथ आगे आते तो एक सकारात्मक भूमिका होती। जहां हम आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को हटाना है इसलिए हम एक हो जाएंगे, ये मुझे लगता है कोई अच्छी एक संरचना नहीं थी जी। और यही सवाल राहुल लाल के पास मैं लेकर जाऊंगा, जो आपने कहा कि सकारात्मकता के साथ में आते, जिस तरह की जो बयानबाजी हो रही है लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं से, कितना आप इससे सहमत होंगे राहुल लाल जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस हर जगह सरेंडर की मुद्रा में क्यों है? अभी बंसल साहब ने प्रश्न उठाया कि पंजाब में गठबंधन नहीं है, हरियाणा दिल्ली में चलेगा, लेकिन उसके बावजूद सरेंडर कर रही है कांग्रेस। वो ये नहीं कह पा रही है कि जब पंजाब में नहीं करेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, हरियाणा और दिल्ली में भी अकेले लड़ लेंगे मोदी से। आप ममता बनर्जी वो पूरे टाइम परिदृश्य में दिखती रही, लेकिन वो कह रही नहीं जी हम तो पश्चिम बंगाल में आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और आप नतमस्तक हैं। ऐसा क्यों? देखिए, कई सारे क्वेश्चन पहलू यहाँ पे उभर के आ गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मनोवैज्ञानिक बढ़त को लेकर जो बातें हो रही है कि एनडीए में जो है कि तमाम दल आते जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन बिखरता जा रहा है और कमजोर हो रहा है, तो उसके साथ घटक दल भी कम बचे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। इसे खुद प्रधानमंत्री भी नहीं मानते। देखिए, प्रधानमंत्री का देखिए 400 का आंकड़ा दिया है उन्होंने, थोड़ा उसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। वो देखिए उन्होंने क्या आंकड़ा दे रहे हैं, 370 बीजेपी प्लस 30 सहयोगी दल। अब वो 30 सीटें उन्होंने सहयोगी दल के लिए दी। उसमें देखिए पहले तो 38 सहयोगी दल थे वहां पे, लेकिन नए और सहयोगी दल, नीतीश कुमार जी भी गए, कई और लोग भी गए, लगभग वो संख्या 42 के आसपास तो पहुंच ही चुका है, मैं भी मानता हूं। लेकिन अब देखिए उसमें कौन है, एक तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उसमें, अभी तक जो गठबंधन हो चुका है। आप सोचिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है, उसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी हैं, ये तमाम दल हैं इसमें शामिल। फिर भी उन्होंने जो सहयोगी गठबंधन के लिए सीटें कितनी रखी, 30। अगर आप उसको बांट दीजिए तो एक सहयोगी दल को लगभग 0.6%, एक सीट भी नहीं आ रहा। तो प्रधानमंत्री जी को पता है कि इसका जवाब जयराम विप्लव जी देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि 400 पे स्टॉप हो जाएंगे, ये भी नहीं कहा कि 400 पे स्टॉप हो जाएंगे, 401 लाना मना है। बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं है, आप अपनी बात पूरी कर ले, मैं आऊंगा जवाब लूंगा जयराम विप्लव से। अपनी बात पूरी कर ले। मुझे लगता है इसके अतिरिक्त जो दूसरे सवाल पूछे गए उस पर भी फोकस करें। जी
उसके ऊपर भी आ रहा हूं। तो देखिए, मैं प्रथम सवाल का तो ये हुआ कि खुद प्रधानमंत्री खुद ही मान रहे हैं कि उनके सहयोगी काफी कमजोर किस्म के, जो करना है बीजेपी को ही करना है, और वो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सच्चाई के साथ स्वीकार भी किया। अब आइए दूसरे सवाल पे कि आखिर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता जो है दिल्ली में, हरियाणा में और गुजरात तक में भी, लेकिन पंजाब में क्यों नहीं? देखिए, पंजाब और पश्चिम बंगाल इसकी एक स्पेशल स्थिति है। वहां पे आप अगर मुकाबला को 1-to-1 बनाते हैं, देखिए 1-to-1 मुकाबला ही टीम इंडिया का लक्ष्य है, लेकिन ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पे कि 1-to-1 मुकाबला से भारतीय जनता पार्टी को जो है लाभ हो जाता है। अब आप मान के चलिए कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ हो जाए, तो फिर वहां पे अकाली और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए फिर रास्ता बनता है वो। लेकिन अगर ये दोनों ही लड़ रहे हैं टीम इंडिया के लोग, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही जगह पे, तो सीटें किसकी आनी? ना तो आपको पक्ष में जगह मिलना, ना विपक्ष में जगह मिलना। यही स्थिति है। मान लीजिए ममता बनर्जी से जो लोग नाराज है वहां पे, आप अगर और कोई बीजेपी से भी नाराज है, आपको एक तीसरा एंगल भी देना पड़ेगा वहां पे। और वो इसलिए मैं मानता हूं कि ये दोनों राज्यों में जो ये स्थिति है, इसको कंफ्यूजन नहीं मान सकते, इसको टीम इंडिया की मजबूती मानना पड़ेगा। ये एक अच्छा, जिसको आप स्ट्रेटजी बता रहे हैं, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। दरअसल जिसको आप स्ट्रेटजी बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये दिखाता है कि साहस की कमी है और साहस नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लोकप्रियता के जिस रथ पर वो सवार है, उसको रोकने के लिए वो अकेले दम भी भर सके। इसलिए कई बार लगता है कि आम आदमी पार्टी भी उनको फटकारती हुई नजर आती है, ममता बनर्जी भी करती हैं, दुरदुराती है, लेकिन उसके बावजूद आप लगे हुए कि नहीं जी, हमको आप गठबंधन में शामिल रखिए, हम लगे हुए हैं आपके साथ, क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल सवाल मेरा ये था। मैं जयराम विप्लव जी के पास आऊंगा। जयराम विप्लव जी, आपको लग रहा है कि ये जो सारी स्थितियां हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये जो कह रहे हैं कि अलग अलग करेंगे, तो इससे जो इंडी गठबंधन है उसको फायदा मिलेगा? ये जो 0.6 का जो उन्होंने जो एक आंकड़ा बनाया, मैं चाहूंगा उस पर भी जवाब दें। देखिए, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं साहस की प्रशंसा करना चाहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व और इनका जो राजनीतिक गठबंधन है, उसके नेता भले साहस नहीं कर पा रहे अच्छे निर्णय लेने का, चुनाव में लड़ जाने का। शीर्ष नेताओं में ही चुनाव छोड़कर राज्यसभा का दरवाजा पकड़ने की होड़ लगी है, लेकिन उनके प्रवक्ताओं की साहसिक प्रशंसा हमको करनी पड़ेगी कि वो लोग बड़े अच्छे तरीके से तर्क वितर्क कुतर्क गढ़ के डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। मोदी जी ने यह तो नहीं कहा था कि 400 प्लस 400 पार जो कहा, तो प्लस में तो 543 तक जाने का ऑप्शन है ही, जो जहां तक उसके आगे जा सकते हैं। मिनिमम एक लक्ष्य लिया गया कि कम से कम एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। वो आगे कहां तक जाता है, ये भारत की जनता को तय करना है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि टीम इंडिया, टीम इंडिया। टीम इंडी की हालत देखिए, ये एक बहुत माहिर, मजबूत और लोकप्रिय पहलवान को पटकनी देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पूरे मैच में उनके सामने कौन प्रतिद्वंदी उतरेगा ये बताने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम घोषित करेंगे। भैया, जब मैच होगा ही नहीं, आप अपने सामने के प्रतिद्वंदी तक को लाने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी तो वही है ना, कड़वी बात लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है, तथ्य है कि राहुल जी जब 2019 का चुनाव हार गए, तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस की नैया को डूबता हुआ छोड़कर कैप्टन कूदकर भाग गया था, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए, अपने फेस सेविंग के लिए। और फिर कुछ दिनों बाद वो वापस आते हैं और सारी चीजों को कमान संभालते हैं। तो राहुल यान लगातार फेल हो रहा है लॉन्चिंग में, ये उनको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत एक सार्थक चर्चा मैं कहूंगा, और इस पर फिर हम आगे इस चर्चा को और विस्तार देंगे, क्योंकि जो राजनीति की बातें हैं वो शायद एक सिरे से दूसरे तक जुड़ती हैं और खत्म नहीं होती। तो इसलिए चर्चा का अंत तो शायद किसी एक निष्कर्ष के साथ में नहीं खत्म किया जा सकता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। राहुल लाल जी, बिल्कुल समय नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि अब बंद करना होगा चर्चा को, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। राहुल लाल जी आपका, जयराम विप्लव जी आपका, और बंसल साहब, अनिल बंसल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।